लेकिन उसी दरमियान एक और पाप हुआ जिसकी तरफ मैं आपका इशारा करना चाहता हूं और आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं कि आर्टिकल 35A के बाद यह मेरी मुहिम का हिस्सा है और मैं चाहता हूं कि छात्र वो किसी विचारधारा का हो, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब चीज तथ्यों पे होगी, क्योंकि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र जब किसी बात को भावनात्मक तौर पर रखता है और उसमें तथ्य और तर्क कम होता है तो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। ये सड़कों पे जोर जोर से भारत माता की नारे लगाने से भारत माता सुरक्षित नहीं होने वाली। आपको आने वाली नस्लों को तर्कों पे, लॉजिक पे, रीजनिंग के साथ, रेफरेंस के साथ उसको मजबूत करना होगा, ताकि जब आप जो बात कहें उस बात को कितना भी कोई घोर विरोधी हो आपका, वो आपकी बात को काट ना पाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो आज आपने मुझे मौका दिया है उसमें मैं जो भी कुछ चाहता हूं उसमें मेरी कोशिश है कि छात्र छात्राएं एक ऐसे विश्वविद्यालय जहां से हमेशा राष्ट्रवाद की लौ जली है, जो भी बनारस गया, चाहे भारत के प्रधानमंत्री भी बनारस से चुनाव लड़ने गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे वो तस्वीर याद है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जो एक प्रतिमा लगी है, उस पे माला चढ़ाने के बाद आगे बढ़े। और यह मैसेज भी दिया भारत के प्रधानमंत्री ने कि अपनी रूट्स को मत भूलो, सत्ता आनी जानी है। अगर रूट से कट गए तो आप दुनिया में किसी मुल्क में चले जाएं, पैसा कमा सकते हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जो लोग अपनी रूट्स के साथ रहते हैं उनकी दुनिया में इज्जत होती है। लिहाजा 1993 में देश की सरकार ने एक जघन्य अपराध किया और इत्तेफाक से हमारे एक साथी हैं, दोस्त हैं, लॉयर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो बड़ा बीड़ा उठाए हुए हैं, उनको ताकत नहीं देते, उनका मॉरल बूस्टअप नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूं कि 1993 में एक सरकारी ऑर्डर, एक नोटिफिकेशन दिया गया और रातों रात मुसलमानों को किसी तरीके से पुचकारो। जो आपने 1947 के बाद खून उन्हें लगाया था उनकी जबान पे, उस खून को बरकरार रखो। तो आपने एक आदेश जारी कर दिया माइनॉरिटी कमीशन बनाने का, और रातों रात आपने बना किसी बुनियाद के, बिना किसी बहस के, संसद में, संसद के बाहर, ना संविधान का सहारा लिया, ना आपने संसद का सहारा लिया। आपको लगा कि आनंद फानन में कुछ भी ऐसा कर दो जिससे मुसलमानों को हम संतुष्ट रख सकें, ताकि उनकी जिहादी मानसिकता को किसी तरीके से कंट्रोल कर सकें। लेकिन जिन्हें जिहाद का खून लग चुका है 1400 साल पहले, वो दुनिया में कहीं नहीं रुकने वाले। वो जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में जिहाद फैलाते हैं। तो भारत उनके लिए कोई नया नहीं है। कश्मीर में से लेकर के जो कन्वर्जन 14 साल से चल रहा है वो एक एजेंडे के साथ चल रहा है, लेकिन आपको गलतफहमी है। लिहाजा हुआ क्या कि आपने एक आदेश जारी कर दिया और माइनॉरिटी कमीशन बन गया, और 2006 के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी बन गई जो असंवैधानिक है। लेकिन हम सब लोगों ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि हम जब ये सवाल उठाते हैं तो लोग कहते हैं राइट विंगर है, कोई हमें आरएसएस से जोड़ता है। अरे कोई आरएसएस का हो या ना हो, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि भाई हमारे उस दोस्त ने जब ये आरटीआई लगा के सरकार से पूछा कि ये बताइए कि जो माइनॉरिटी कमीशन है इसमें कौन माइनॉरिटी होगी, इसकी क्या बुनियाद है, इसकी क्या परिभाषा है, तो कोर्ट, तो भारत सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई। और उन्होंने कहा ना, इसका हमारे पास कोई भी किसी किस्म का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कौन जो है माइनॉरिटी है और कौन मेजॉरिटी है, हमने इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को अपीस करना था तो आपने अपीस कर दिया। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे और मेरे बीच में यह है, और तमाम देश भर में, दुनिया भर में, जहां तक आपके माध्यम से यह आवाज जाए, मैं ये सवाल उनके सामने रखना चाहता हूं कि 1976 में भारत के संविधान के अंदर रात के अंधेरे में बिना किसी बताए, जब देश का सारा विपक्ष, तमाम लोग इमरजेंसी में
जेल में थे। 42वें संशोधन के तहत आपने भारत के प्रीएम्बल के अंदर दो शब्द जोड़े, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। इस पे विवाद, इस पे बातचीत हो सकती है, लेकिन मेरा यहां रेफरेंस सिर्फ इतना ही है कि 1976 में जब भारत सेकुलर हो गया था तो फिर ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना? एक सेकुलर स्टेट के अंदर सब बराबर है, तब भी आपने बनाया। और बड़ा झूठ क्या है कि 30 करोड़ मुसलमान माइनॉरिटी में है और 50,000 पारसी भी माइनॉरिटी में है और 2.5% सिख भी माइनॉरिटी में है। तो यह सवाल नहीं उठना चाहिए कि पहले तो सेकुलर भारत में यह बना क्यों, और बना तो फिर इसकी क्या परिभाषा थी? अब आप परिभाषा नहीं बता पा रहे तो आरटीआई में सरकार ने कहा हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और उसके बाद जो जघन्य अपराध हुआ, जिसकी तरफ मैं आपकी निशानदेही चाहता हूं, आपके माध्यम से चाहता हूं, इस ऑर्डर के कारण देश भर में जहां जहां भी ये 5 कम्युनिटी रहती हैं, ये माइनॉरिटी में है। उसका जमीन पे क्या हो रहा है कि लक्षद्वीप नाम की एक जगह है, वहां 2% हिंदू हैं, 98% मुसलमान हैं। लेकिन इस आदेश के तहत 98% मुसलमान वहां अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी में हैं, और 2% हिंदू मेजॉरिटी में है। कश्मीर में जो माइनॉरिटी में हिंदू है वो मेजॉरिटी है, और वहां जो मेजॉरिटी में मुसलमान है वो माइनॉरिटी में है। मेघालय में 11% हिंदू है और 89% क्रिश्चियन है, लेकिन 11% हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में है। ऐसे देश में 8 राज्य हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन इस आदेश के तहत वो मेजॉरिटी में है। और हुआ क्या कि 93 से लेकर 2020 तक हजारों करोड़ों अरबों रुपया मेरे और आपके टैक्स का और हमारे मंदिर पे चढ़ने वाले पैसे का भी सरकार ने सदुपयोग किनको किया? इस झूठे माइनॉरिटी कमीशन के अंदर आने वाले तमाम लोगों में, उसमें भी सिर्फ मुसलमान, क्योंकि इस देश में सिखों को कोई अनुदान नहीं चाहिए, पारसियों ने कभी कोई मांग नहीं मानी, उनको कोई जरूरत नहीं थी। तो आपने 93 से लेकर 2000 तक इलीगल तरीके से, गैर कानूनी से इस देश के सेकुलरिज्म मूल भावना के खिलाफ जाके, इस देश की संविधान के खिलाफ जाकर के एक राष्ट्र के नागरिक के बीच में आपने भेद किया और अरबों खरबों रुपया दे करके आपने मुसलमानों को अपीज करने की कोशिश की, उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश की। और आपने कहा कि भाई ये जो अरबों खरबों रुपया पिछले 50-60 सालों से गैर जरूरी तौर पे गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी में है तो माइनॉरिटी की तमाम स्कीम उनको मिलनी चाहिए, कश्मीर में मिलनी चाहिए, मेघालय में, मणिपुर में, नागालैंड में लेकिन नहीं मिली, वो भी वहां की मेजॉरिटी ने खाई। क्या यह सवाल उठाना राष्ट्रवाद के खिलाफ है? क्या यह सवाल उठाना मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है? लेकिन हम नहीं बोलते। हम इसलिए नहीं बोलते कि हमारा जो पूरा समाज है वो किसी लालच में है, कोई हमारा नुकसान ना हो जाए ये सवाल उठाने से। अरे सनातनियों, आप मानते हो मृत्यु एक ही बात आती है, दुनिया की कोई ताकत उस मृत्यु को आपसे रोक नहीं सकती, कोई विकास, कोई ताकत नहीं रोक सकती। और आज कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तय बता दिया कि पूरी दुनिया में जिनका स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 2 थे, पूरी दुनिया में नंबर 2 थे, उनके यहां स्वास्थ्य सेवाएं इतनी भयानक थी, उस इटली का सफाया हो गया। और दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, लाखों लोग मरे हैं उनके यहां, रोक नहीं पाए। यह आप ही का पुरुषार्थ है कि तमाम सरकारें आने के बाद भी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, छोटे छोटे जो कार्य कर रहे थे, उनके कारण आज भी सनातन बचा रहा, और जिसके चलते आज भी भारत में मौतों का सिलसिला उतना बड़ा नहीं है जितना पूरी दुनिया में हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं, सच को सच बोलिए। अध्यापक जब अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो ऐसा विद्यार्थी पैदा करेगा जो चंद्रगुप्त बनेगा। हम आचार्य चाणक्य की तस्वीर न लगाएं,
आचार्य चाणक्य बनने की कोशिश करें। अगर आप सच मानों में ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखें कि क्या हमने चाणक्य बनने की कोशिश की, हमने भगत सिंह बनने की कोशिश नहीं की, हमने छत्रपति महाराज शिवाजी बनने की कोशिश नहीं की, हमने बोस बनने की कोशिश नहीं की, हमने विवेकानंद बनने की कोशिश नहीं की, हमने सावरकर बनने की कोशिश नहीं की। हां, इनकी तस्वीर कहीं कहीं लटकी नजर आती है ताकि लोगों को हम ये धोखा दे सकें कि देखिए हम इन्हें मानते हैं। हमने अपना चरित्र नहीं बनाया, क्योंकि सब कुछ सुविधा हमें इसी दौर में चाहिए थी। और किसी भी राष्ट्र के निर्माण में सत्ताओं से कई हजार गुना भूमिका अध्यापक की होती है। हम सबको अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी चाहिए। कोई देखेगा हमें, कोई हमें क्या कहेगा, कोई हमें महान कहेगा नहीं कहेगा। ये जो आज पूरा सिलसिला देश में चल रहा है, न जीडी बख्शी ने, न कर्नल आर एन सिंह ने, जिनकी ससुराल बनारस है, जो उस राजा परिवार से आए हुए हैं, बहुत संपन्न परिवार के हैं, और रॉ जैसी जगह ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद लोग अपना चेहरा नहीं दिखाते, लेकिन उसके बावजूद भी वो शख्स कोई जगह, कोई टेलीविजन में ऐसी जगह नहीं छोड़ता जहां जिहादी और इस्लामिक आतंकवादी, वो जो अलग अलग चेहरों में, अलग अलग पार्टी के नकाब में बैठे हुए हैं, इंटेलेक्चुअल की शक्ल में बैठे हुए हैं, उनको एक्सपोज नहीं करता।